बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर केमिस्ट्री मैम, एंड आई एम बेटर देन यस्टरडे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कल हम इसका पीवाईक्यू सेशन रखेंगे बेटा, तो पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना। कल हम लाइव सेशन रखेंगे जहां पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली सेशन सुबह ही रखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से अपनी तैयारी कर लेना बेटा, और अगर टाइम रहा तो एक्सटेंड कर लेंगे और आपके डाउट्स भी ले लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आप अपने सारे डाउट्स सेंड कर देना आज की टॉपिक्स के अलावा, क्योंकि आज के टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रही हूं दैट इज आइसोमेरिज्म, उसको आपको पढ़ना है, समझना है और फिर अप्लाई करना है। ठीक है, बात करते हैं बेटा आज के टॉपिक की, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। बेटा आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो मेरे को पढ़ाना अब इजी हो गया, क्योंकि तुम ऑर्गेनिक में जीओसी पढ़ चुके हो, तो वहां पे आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जरूर सुना है, तो वो हमारा यहाँ पर हमको बहुत हेल्प करेगा। एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। पहली बात बेटा, आइसोमेरिज्म टॉपिक का नाम है। आइसोमेरिज्म से आप क्या समझते हो बेटा? जो अब तक हम डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन हम उन्हें डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर उनकी स्ट्रक्चर को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है, तो वो कहलाता है स्पेस आइसोमेरिज्म, और वी कैन से इट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है, और वो प्रोसेस कहलाता है आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो हम मैक्सिमम कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे बेटा, इमेजिन करेंगे, सारी चीज अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे हम आइसोमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। पहला हमारे पास यही है कि आइसोमेरिज्म तो हम पढ़ रहे हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या बेटा? डिफरेंट हमारे पास क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? आइसोमर्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। क्लियर बेटा? आइसोमेरिज्म को हमने 2 तरीके से क्लासिफाई किया है। नंबर 1 दैट इज स्ट्रक्चरल, नंबर 2 दैट इज स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो हमारे पास है, दैट मींस जैसा नाम वैसा काम। यहां पर जो हमारे पास टाइप्स ऑफ आइसोमर्स आएंगे, तो जैसे उसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म, जैसे उसका नाम है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो आयनाइजेशन में आयंस का रोल किस तरीके से है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूं कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है। दैट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दैट अराइजेस ड्यू टू, ये किसकी वजह से आता है बेटा? दैट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है देखने में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो सारा हमारे पास होता है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और वहीं पे जो कि अराइज होता है ड्यू टू, आपने पढ़ा हुआ है बेटा ऑर्गेनिक के अंदर, दैट अराइजेस ड्यू टू स्पेशियल arrangements, that arises due to spatial arrangement of atoms या ligands या central metal atom in 3D। यानी कि बेटा एक जो स्ट्रक्चर हमें 2D में भी देखकर हम बता सकते हैं
कि हाँ ये आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। कौन सा शो कर रहा है? दूसरा बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑल अबाउट जहां पे डिफरेंस होता है, देखकर नहीं पता चलता है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है इतना, लेकिन 3D में जो उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल बेटा ऑक्टाहेड्रल होता है, तो ऑक्टाहेड्रल को हमने कैसे याद किया था? 4 ऑन द प्लेन होता है, एक अबव होता है, एक बिलो होता है। अब इस केस में बेटा यहां पर हमें 3D में उसकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस रहा होगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सारी चीजें हम यहां डिस्कस करेंगे। और 2D में जो होता है, जहां पर डिफरेंट है लिगेंड के अटैचमेंट का सेंट्रल मेटल एटम के साथ, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन है बाहर कौन है, उसे हम कहते हैं बेटा दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर 5 to 6 टाइप से क्लासिफाई हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बेटा इसी के अंदर हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, फॉर एग्जाम्पल लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, अरे बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा दैट इज सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो ये सब इसका क्लासिफिकेशन है। वहीं पे बेटा ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं दैट इज ज्योमेट्रिकल और एक हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल। ये आपने पढ़ा हुआ है बेटा ऑर्गेनिक के अंदर। एक है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनके बारे में भी फर्दर डिस्कस करेंगे लेकिन जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके बारे में मैं आपको समरी दे देती हूं बिकॉज दैट इज द फ्लो चार्ट जो हमें आज की क्लास में पढ़ना है। दैट इज द फ्लो चार्ट बेटा, ठीक है। अब समझो सारी चीजें एकदम ध्यान से, मैं आपको 50% चीजें यहीं पे क्लियर कर दूंगी कि हमें पढ़ना क्या है। तो मैंने क्या कहा, वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्लियर? 2 तरीके से क्लासिफाई हुआ, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल बेटा जैसा नाम वैसा काम। फॉर एग्जाम्पल 2 कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट आयंस डिफरेंट है, वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जिनके पास 2 डोनर साइट होती हैं लेकिन एक टाइम पे वो एक ही डोनर साइट से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, राइट। तो वो एम्बीडेंटेड लिगेंड अगर एक बार एक डोनर साइट यूज कर रहे हैं, दूसरी बार दूसरी डोनर साइट यूज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो अगर कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है वो कहलाते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स में अगर एक्सचेंज हो जाए लिगेंड्स का। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट अगर वाटर है सॉल्वेंट तो इसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लाइक अमोनिया होता है, कभी वाटर होता है, इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर वेरी कर रहे हैं तो वो होते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। एक और है, डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जैसा नाम वैसा काम। बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि हम 3D स्पेस में अब इन्हें इमेजिन करेंगे, कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे समझते हैं ध्यान से। That arises due to spatial, ये spatial SPATIAL वाला होता है बच्चों, ज्योमेट्री ऑफ एटम्स इन 3D। मैम हमें रटना तो है नहीं ना, हमें कहीं लिखना है, हमें आप समझाओ और इमेजिन करवाओ। अभी करवाते हैं बेटा। ये 2 तरीके से क्लासिफाई हुआ, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल इज ऑल अबाउट हम जो आज तक पढ़कर आ रहे हैं, यहां पर हमें ज्योमेट्रिकल में पता है क्या पढ़ना है, सिस ट्रांस, सिर्फ और सिर्फ सिस ट्रांस। ऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ते थे, EZ, याद है, एंटाजिनिन, जूजामैन, EZ निकालते थे आप, सिन एंटी निकालते थे, RS नोमेनक्लेचर निकालते थे। यहां पर आपको देखना है कि वो सिस है या ट्रांस है। मैम कैसे पता चलेगा, अगर 2 सेम लिगेंड आपस में 90 डिग्री पे हैं तो वो सिस, अगर 2 सेम लिगेंड आपस में 180 डिग्री पे हैं तो ट्रांस। सिंपल। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कॉम्प्लेक्स के पास एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड एंगल होने चाहिए। दैट मीन्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जहां पर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है वो कभी भी GI दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सारे बॉन्ड एंगल 109.5 है। कहां से सिस देखोगे, कहां से ट्रांस देखोगे? तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, हमारे पास तीन ही तो कॉम्प्लेक्स हैं, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? सेंट्रल मेटल एटम, 4 लिगेंड ऑन द प्लेन होते हैं, 90 डिग्री पे भी होते हैं, 180 पे भी होते हैं। तो यहां पर सिस ट्रांस हो सकता है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स GI शो कर सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल शो कर सकते हैं, 90 डिग्री एंगल भी होता है, 180 भी होता है। तो फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फॉर सिस ट्रांस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव मोर देन वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल। क्लियर है बेटा? एकदम। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आपने ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा भाई? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या देखना होता था कि उसमें किसी भी प्रकार की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। मैम हिंदी में समझाओ। प्लेन ऑफ सिमेट्री बोले तो मैं कहीं से भी उस कंपाउंड को कुछ इस तरीके से कट ना कर पाऊं कि वो दो बराबर हिस्से में बट जाए। मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि अगर उस कंपाउंड को आप कहीं से भी कट करके दो बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तो मतलब वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है। और अगर आप दो पार्ट में इक्वली हाफ नहीं काट सकते मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रही है। और अगर कंपाउंड में किसी भी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रही, दैट मीन्स कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, दैट मीन्स वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। याद करो ऑर्गेनिक में पढ़ा ना, एनेंशियोमर्स क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, यानी कि दो ऐसी इमेज जिन्हें हम एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते बट है वो एक दूसरे की मिरर इमेज। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन में कभी मॉनिटर बने होंगे, बिल्कुल बने होंगे, या प्रीफेक्ट बने होंगे, या कुछ भी नहीं बने होंगे तो बैच कभी ना कभी तो लगाया होगा। वो जो बैच हम यहाँ पर लगाते थे बेटा, कभी अपने आप को मिरर में देखा? वो हमें उल्टा दिखाई देता था। वो क्या था? वो उसकी मिरर इमेज थी। लेकिन अगर हम उसको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करें तो वो सेम नहीं है। आप कभी भी अपने हाथ को मिरर में देखोगे, इस तरीके से हाथ को मिरर में देखोगे, लेकिन वो मिरर में दिखाई कैसा देगा? ऐसे। तो ये इसकी मिरर इमेज तो है, लेकिन इसको अगर मैं इस पे सुपर इम्पोज करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकती। सुपर इम्पोज मतलब इम्पोजेबल होना चाहिए पूरे तरीके से कि इसको इस पे रख दिया जाए तो डिफरेंस ही ना पता चले। तो दैट इज मिरर इमेज। एम्बुलेंस के ऊपर कभी एम्बुलेंस लिखा हुआ देखा है? बिल्कुल देखा होगा, उल्टा लिखा हुआ रहता है। पता है क्यों? क्योंकि जब वो किसी के मिरर में दिखाई दे तो वो सीधा दिखाई दे, क्योंकि इमरजेंसी है भाई, उसको जगह तो निकलने की आगे। ठीक है, तो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और ये क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो एनेंशियोमर्स शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस फ्लो चार्ट के बारे में हमें पढ़ना है। हिंट मैंने आपको दे दिया, जैसा नाम वैसा काम, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। और यहां पर बिल्कुल डिस्कस करेंगे बड़ा, ज्योमेट्रिकल में भी हर कोऑर्डिनेशन नंबर के एग्जाम्पल। ऑप्टिकल में सिर्फ इतना देखना है बच्चों कि यार किसी भी तरीके से ये दो बराबर भाग में अगर बट रहा है तो बिल्कुल ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और किसी भी तरीके से दो बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर? यस बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। कहां पर थे हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के
क्लासिफिकेशन में सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, पहली बात, मैंने अगर आइसोमेरिज्म वर्ड यूज कर लिया, मैंने अगर आइसोमर्स नाम बोल दिया, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, लेकिन डिफरेंस सिर्फ किस चीज का होगा, दैट डिसाइड्स कि वो कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। क्लियर? तो दैट अराइजेस ड्यू टू, ये किसकी वजह से आएगा बेटा, दैट अराइजेस ड्यू टू different ions produced by isomers, that arises due to different ions produced by complexes या compounds इन एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म यानी कि जब हम उन्हें पानी में डाल देते हैं। और हमने पहले ही दिन, जिस दिन ये डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, उस दिन मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ये आयनाइजेबल नहीं होते। क्या सीखा था भाई, कि ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो कभी भी आयनाइज नहीं होगा, इसलिए उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और ब्रैकेट के बाहर वाला क्या कहलाता है, आयनाइजेशन स्फीयर। और आयनाइजेशन स्फीयर में जो भी हो वो आयनाइज होता ही होता है। तो कोई भी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट आयन का है, वो शो करेगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखना बेटा ध्यान से, कोबाल्ट, अमोनिया, क्लोरीन, ब्रोमीन। यानी कि एक कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, 4 अमोनिया लीगेंड है, 2 क्लोरीन है लीगेंड, और ये ब्रोमीन आयनाइजेशन स्फीयर में है। अगर मैं ऊपर वाले को, क्या है मेरे पास बेटा, ये CO NH3 होल 4 Cl2Br, अगर मैं इसे पानी में मिला दूं तो ये क्या बनाएगा बेटा, CO NH3 होल 4 Cl2 प्लस प्लस Br माइनस। इसने आयनाइजेशन स्फीयर में कौन सा आयन दिया, ब्रोमाइड। वहीं पे इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एकदम सेम है, नंबर ऑफ एटम एकदम सेम है। एक कोबाल्ट, 4 अमोनिया, 4 अमोनिया, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक ब्रोमीन। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम है। तो डिफरेंस किस चीज का है, अगर मैं इसे पानी में मिलाती हूं, कैसे बेटा, दूसरा वाला जो है CONH3 होल 4 ClBrCl, अगर मैं इसे पानी में मिलाऊं तो ये कैसे टूटेगा, CONH3 होल 4 ClBr, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो तो कभी भी नहीं टूटेगा, ये आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर है। तो इन दोनों कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है, इन्होंने जो पानी में आयंस का फॉर्मेशन किया, इसने कौन से आयंस दिए बेटा, अगर इसने ब्रोमाइड दिया तो इसने क्लोराइड दिया, दोनों में सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है। तो ये क्या शो कर रहे हैं, ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, प्लेटिनम, प्लेटिनम, अमोनिया, अमोनिया, SO4, SO4, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। डिफरेंस किस चीज का है, ये पानी में Br माइनस देगा और ये पानी में SO4 माइनस 2 देगा, क्योंकि आयनाइजेशन स्फीयर में जो प्रेजेंट होता है वो आयनाइजेबल होता है। और इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का डिफरेंस है कि पानी में क्या प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या शो कर रहे हैं बेटा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म दैट अराइजेस ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, सिंपल, मैंने आपको बताया था ना कि सेंट्रल मेटल एटम जिसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, सेंट्रल मेटल एटम जिसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो लीगेंड दोनों का सेम होगा,
लेकिन उस एम्बिडेंटेड लिगेंड की डोनर साइट का डिफरेंस होगा। तो दैट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। ध्यान रखना, अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं हुआ तो ये वाला आइसोमेरिज्म वहां पर पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल्स देखना बेटा ध्यान से, इन दोनों में कोबाल्ट कोबाल्ट, 4 अमोनिया 4 अमोनिया, दोनों में ही लिगेंड कौन है? दोनों में ही लिगेंड नाइट्रो है। याद करो एम्बिडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन लिखवाई थी, लेकिन यहां पर नाइट्रो कैसे लिखा हुआ है? NO2, यानी कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में डोनर कौन है नाइट्रो के अंदर? नाइट्रोजन। और इस वाले कॉम्प्लेक्स में अमोनिया एज इट इज लिखा हुआ है, उसको तो देखना भी नहीं है क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड को देखना है। NO2 एम्बिडेंटेड है तो कैसे लिखा हुआ है? ONO। और ये ONO कब लिखा हुआ होता है? जब डोनर कौन होता है? ऑक्सीजन। तब इसे हम क्या बोलते हैं? O नाइट्रीटो। इसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रो। तो दोनों कॉम्प्लेक्सेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम से, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस चीज का है? कि जो लिगेंड यहां प्रेजेंट है, यहां पर उसकी डोनर साइट नाइट्रोजन यूज हो रही है, यहां पे इसकी डोनर साइट ऑक्सीजन यूज हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज का डिफरेंट है? डोनर साइट का। तो वो होता है बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर? नेक्स्ट बेटा थर्ड टाइप का हमारे पास आइसोमेरिज्म है क्या नाम है? दैट इज सॉल्वेट एंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। बेटा सॉल्वेट एंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म लगभग एक ही बात है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का सॉल्वेंट जो यूज किया गया, अगर वो सॉल्वेंट वाटर है तो उसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और अगर वो सॉल्वेंट अदर देन वाटर है तो उसे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो बेटा आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मूले बहुत सारे देख लिए, हम बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर चुके हैं, और इसीलिए मैं इस टॉपिक को लास्ट में पढ़ाती हूँ, कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। हमने जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बनाए वहां पर कभी अमोनिया अंदर था, कभी अमोनिया बाहर था, कभी वाटर अंदर था, कभी वाटर बाहर था, सॉल्वेंट और भी हो सकते हैं। तो जब जब इनसाइड एंड आउटसाइड यानी कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ इनसाइड and outside the number of solvent molecules। अगर कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो शो कर रहा है दैट जो इसका नाम है। क्लियर? तो मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पर देखो, पहला कॉम्प्लेक्स CONH3, ये होल थ्राइस होगा Cl3, CONH3 होल 5 Cl, Cl2 और बाहर एक अमोनिया है, फिर CONH3 होल 4 Cl2, Cl बाहर 2 अमोनिया है। यानी कि ये जो फर्स्ट वाला है एग्जाम्पल, यहां पर सॉल्वेंट कौन है? अमोनिया। सॉल्वेंट कौन है बेटा? अमोनिया। ये एक तरीके से टाइप ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी है, क्योंकि आयंस डिफरेंट है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर, लेकिन डिफरेंस पता है किस चीज का है? कि यहाँ पर सिर्फ बात सॉल्वेंट की जा रही है, ठीक है? तो अब देखो बेटा पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है, मैं ना एनसर्कल कर देती हूँ नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, ठीक है? ये एक कॉम्प्लेक्स लिया, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स लिया। यस बेटा तीनों कॉम्प्लेक्सेस को ध्यान से देखो, ये इनके फॉर्मूलेज हैं। पहले वाले में बाहर एक भी अमोनिया नहीं है आयनाइजेशन स्फीयर में, यहां पर बाहर 2 अमोनिया है, यहां पर एक अमोनिया, यहां पे 2 अमोनिया है। तो सिंपल, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम हो, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस चीज का है बेटा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर अगर डिफरेंट है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, अगेन ब्रैकेट कर देती हूँ, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है।
क्लियर? चलो मैं इनको लिख कर ही समझाती हूँ ये वाला पॉइंट, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है? सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ से हटा ही देती हूँ, ठीक है? यस बेटा, कोई बात नहीं, वाटर वाला मैं लिख के समझा रही हूँ क्योंकि नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। समझना बेटा ध्यान से, इसको मैं अगली स्लाइड पे समझाऊंगी। पहले हम जल्दी से इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। दैट अराइजेस ड्यू टू, दैट अराइजेस ड्यू टू, that arises due to difference in number of solvent molecules, number of solvent बोल लो या water molecules inside and outside the coordination sphere. Inside and outside the coordination sphere, अगर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है तो उसे हम कहते हैं सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल देखना, CONH3Cl3, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट हमारा अमोनिया है। तो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन स्फीयर। तो यहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर में नो अमोनिया, यहाँ पे एक भी अमोनिया नहीं है। यहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर में, यहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर में कितने अमोनिया है बेटा? दैट इज, देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर 1 अमोनिया मॉलिक्यूल है। यहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर में 2 अमोनिया है। क्लियर? तो अब इस केस में यहाँ पर भी मिसिंग है बेटा, बाहर 3 अमोनिया होंगे। इस कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मूले में बाहर 3 अमोनिया लिखे हुए हैं, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। समझो ध्यान से, मैं बताती हूँ। इन तीनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कैसे? एक कोबाल्ट, एक कोबाल्ट, एक कोबाल्ट। अमोनिया 6, अमोनिया 6 और अमोनिया यहाँ पर भी 6। क्लोरीन यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। अब इन तीनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस चीज का है कि जो अमोनिया है ना, जो कि हमारा सॉल्वेंट है, वो इस कॉम्प्लेक्सेस में बाहर कितने अमोनिया है बेटा? इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर बाहर हमारे पास प्रेजेंट है 3 अमोनिया। कितने बेटा? इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास बाहर प्रेजेंट है 3 अमोनिया। लिख देते हैं। यहां पर 3 अमोनिया है, यहां पर 1 अमोनिया है और यहां पर 2 अमोनिया है। क्लियर? तो ये यहां पर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस चीज का हुआ बेटा कि आयनाइजेशन स्फीयर में कितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यहां पर 3, यहां पर 1, यहां पर 2। एक इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, वो ध्यान रखना कि इन कंपाउंड्स में कभी भी, आइसोमर्स से ये शो कर ही रहे, इन कंपाउंड्स में कभी भी ये जो आपस में आइसोमर्स होंगे ना, इनका कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और जो भी लीगेंड्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। समझना इस बात को ध्यान से। सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म इज ऑल अबाउट कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस चीज का है बेटा कि अगर आपका सॉल्वेंट अमोनिया है या कोई और है तो वो इनसाइड एंड आउटसाइड कितने हैं। अगर वाटर है तो इनसाइड एंड आउटसाइड कितने हैं। अगर उस चीज का डिफरेंट तो सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। बहुत ही इजी है बेटा, वो कॉम्प्लिकेट हो गया क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक था। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला, आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर एकदम सेम आएगा। चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं, मैम आप इतना बोल रहे हो तो ठीक है। फर्स्ट वाला जो है हमारे पास, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बेटा? देखो अमोनिया न्यूट्रल, क्लोरीन 3 है -3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 -2, इसका भी +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +3।
कोऑर्डिनेशन नंबर, अमोनिया मोनोडेंटेट लिगेंड है, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी कितना आया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 + 1 इसका भी कितना आया 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6। तो ये जो आइसोमर्स होंगे, अगर आपको कंफर्म करना है कि रियल में ये है भी कि नहीं, इनमें ये अगर कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर ही चेंज हो जाए ना, तो वो आइसोमर्स ही नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये होते हैं सॉल्वेंट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अगर इसकी जगह वाटर होता तो वो कौन सा हो जाता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आया है और हमसे पूछा गया है कैलकुलेट करो कितने लिंकेज आइसोमेरिज्म बन सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हमें क्या दे दिया बेटा, दैट इज कोबाल्ट, ये दे दिया अमोनिया, और ये दे दिया साइनाइड, और ये दे दिया नाइट्रो। क्लियर। अगर मैं पूछूं कि इस एग्जाम्पल में एम्बीडेंटेट कौन कौन है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एम्बीडेंट लिगेंड का होना जरूरी है, और एम्बीडेंटेड लिगेंड यहाँ पर दो है, एक तो है साइनाइड और एक बार है नाइट्रो। क्लियर। तो चलो पॉसिबल आइसोमर्स बनाना शुरू करते हैं। जो चीज कांस्टेंट रहेगी वो कौन सी है बेटा, जो चीज कांस्टेंट रहेगी वो यहाँ पर ये है कि जो अमोनिया मोनोडेंटेट है वो जैसा था वैसा ही रहेगा। अब इस केस में क्या ध्यान दो बेटा, ये हमने बनाया कोबाल्ट। क्लियर। ये अमोनिया होल 4 एज इट इज। एक बार हमने क्या किया, इधर से रखा कार्बन डोनर, इधर से रखा नाइट्रोजन डोनर, फिर इधर से रखेंगे नाइट्रोजन डोनर, इधर से रखेंगे नाइट्रोजन डोनर, फिर इधर से रखा हमने, इधर से हमने रखा अपना ये नाइट्रो, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो कार्बन के साथ नाइट्रो हो गया, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रो हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर रखा नाइट्रोजन डोनर के साथ दोनों हो गए, ऑक्सीजन डोनर, तो यहाँ पर कार्बन डोनर, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर, तो नाइट्रोजन डोनर। चार तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला हम बना देते हैं। तो यहाँ पर एक बार अमोनिया में हमने कार्बन डोनर रखा तो इसको CN ही लिखेंगे, नाइट्रोजन डोनर रखा तो इसको NO2 लिखेंगे। ये हो गया पहला आइसोमर। दूसरी बार में हम क्या करेंगे, कोबाल्ट एज इट इज, अमोनिया एज इट इज, इसका तो एक ही है। तो यहाँ पर इस बार नाइट्रोजन डोनर है तो साइनाइड लिखा जाएगा NC। क्लियर। और ये नाइट्रोजन डोनर है, तो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लिए बिल्कुल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट थर्ड वन क्या हो जाएगा, ये कोबाल्ट एज इट इज, ये अमोनिया एज इट इज, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा साइनाइड, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा ONO। नेक्स्ट पेयर क्या हो जाएगा बेटा, CO NH3 होल 4, यहाँ पर हो गया इस बार नाइट्रोजन डोनर, यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन डोनर। तो इस तरीके से आप पॉसिबल केसेस बना सकते हो डोनर साइट के बेसिस पे। ये सब क्या थी, डोनर साइट थी, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड में लिंकेज आइसोमेरिज्म हो सकता है। बस ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और सिर्फ अगर डोनर साइट का डिफरेंस है तो ये सब क्या हो गए आपस में, दैट इज लिंकेज आइसोमर। नेक्स्ट टाइप का हमारे पास आइसोमेरिज्म है जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या नाम है बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास अगर दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस हैं, मतलब अगर कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब हमने पढ़ा तो था टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कैटायनिक एनायनिक सिंपल। अगर कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, वहां पर ये आइसोमेरिज्म हो सकता है। अगर दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ और सिर्फ लिगेंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दैट अराइजेस ड्यू टू exchange of ligands, that arises due to exchange of ligands between the complex ion। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं यानी कि कैटायनिक एनायनिक, अगर उनमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है बेटा, सिर्फ और सिर्फ वहां पर डिफरेंस है कि दोनों में लिगेंड्स एक्सचेंज हो गए
तो उन्हें हम कहते हैं कि वो शो कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल CONH3 होल 6। क्लियर? एक हमारे पास ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स है CrCN6 होल, यहाँ पे -3, यहाँ पर +3। तो इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा बेटा? हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या एक्सचेंज कर दें? लिगेंड्स। ये इधर चले जाएं, ये इधर चले जाएं। अब पॉसिबल वेज बहुत सारे बन सकते हैं, पॉसिबल वेज बहुत सारे बन सकते हैं, लिगेंड्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में सेंट्रल मेटल एटम चेंज हो जाए तो यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में ये वेरी कर जाए तो इन्हें हम कहते हैं दैट इज कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स का एक्सचेंज हो जाए, सेंट्रल मेटल एटम का चेंज हो जाए। तो यहाँ पर इसका क्या पॉसिबल बन सकता है? ये क्रोमियम हो जाए NH3 होल 6 +3, ये हो जाए कोबाल्ट NH3 कोबाल्ट CN होल 6 -3। तो इस तरीके से बेटा ये शो कर रहे हैं यहाँ पर दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे बेटा दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म इट अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज इन लिगेंड्स पोजीशन इन ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस। ना तो हमने ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया बिकॉज ये हट चुका है बेटा। ठीक है, तो ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस अगर होते भी तो हम सिंपली क्या करते थे? लिखते थे म्यू और ब्रिज कॉम्प्लेक्स पे जो लिगेंड है उनके नाम, फिर कंटिन्यू उसका नॉमेनक्लेचर करते थे एज इट इज, जैसा हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर में सीखा था। क्लियर? अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है बेटा? यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर कोई दो ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी कि यहाँ पर जहां पर ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट है, अगर वहां पर लिगेंड्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक्सचेंज हुए हैं तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको है तो कर भी देते हैं। दैट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस in position of ligands, difference in position of ligands in bridge complexes। किसमें बेटा? जो कि हमारे पास कैसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? हैविंग ब्रिज लिगेंड्स। एग्जाम्पल के साथ समझना बेटा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सी एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स है। एक हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? दैट इज अमोनिया होल 4, ये नॉर्मल लिगेंड है। फिर सेंट्रल मेटल एटम आया कोबाल्ट, फिर यहाँ प्रेजेंट है ऊपर NH। क्लियर? इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। यहाँ प्रेजेंट है क्रोमियम, यहाँ भी ये होते हैं बेटा ब्रिज लिगेंड। ये क्या होते हैं हमारे पास? ब्रिज लिगेंड। यहाँ पर प्रेजेंट है OH, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा लिगेंड प्रेजेंट था? अमोनिया। यहाँ पर हमारे पास कौन सा प्रेजेंट है लिगेंड? वाटर। क्लियर? तो अब इस केस में ये दोनों क्या कहलाते हैं बेटा? ये दोनों कहलाते हैं ब्रिज लिगेंड। यहाँ पर अमोनिया 4 है, यहाँ पर भी वाटर 4 है। तो सबसे पहली बात, ये और ये क्या कहलाते हैं? ब्रिज लिगेंड्स। ये भी क्या है? ब्रिज लिगेंड। अब इस केस में यहां पर क्या होगा? वो कंपाउंड्स जिनमें ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उनमें अगर लिगेंड्स, ये भी लिगेंड्स हैं, ये भी लिगेंड्स हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, सिंपली कौन अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करे बेटा? सिंपली अगर यहाँ पर पोजीशन एक्सचेंज होती है लिगेंड्स की तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखना बेटा एग्जाम्पल, यहाँ पर अभी अमोनिया 4 है तो हमने अमोनिया यहाँ 2 कर दिए, 2 वाटर हम वहां ले गए। यहाँ पर ये कोबाल्ट, ये NH एज इट इज, ये OH एज इट इज, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ही रहा है इसके साथ। यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास 2 वाटर और 2 अमोनिया। तो क्या हुआ बेटा? वो कंपाउंड्स जिनमें ब्रिज लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनमें ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, अगर उनमें पोजीशन एक्सचेंज होती है लिगेंड्स की तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इनसे क्वेश्चन आता ही नहीं है, पहले 3 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बेटा? आयनाइजेशन,
लिंकेज और थर्ड वन हाइड्रेट। वहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेस आइसोमेरिज्म, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, दैट अराइजेस ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D, यानी कि 3D में जो एटम्स का अरेंजमेंट है उसकी वजह से ये अराइज होता है। सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके लिए जो पॉइंट्स मैंने बोले थे वो मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले बेटा क्या पॉइंट बोले थे मैंने? यस बेटा, तो यस बेटा दो तरीके से क्लासिफाई हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑल अबाउट सिस और ट्रांस। तो ध्यान क्या रखना बेटा, देखो हम माइक नीचे उतारे थे और हम माइक को लगाना ही भूल गए, कोनो बात नहीं, चलो ठीक है बेटा, ध्यान दो यहाँ पे क्या, दैट फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या बेटा, जीआई शो करने के लिए, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव, कॉम्प्लेक्स के पास क्या होना चाहिए, मस्ट हैव more than one type of bond angle, यानी कि वो जो भी कॉम्प्लेक्स है, वो जो भी कंपाउंड है, उसके पास एक से ज्यादा टाइप का बॉन्ड एंगल होना चाहिए। उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, एक हो सकता है सिस और एक हो सकता है ट्रांस। सिस और ट्रांस कैसे बेटा? when two identical ligands, क्या बेटा, when two identical ligands are present 90 डिग्री टू ईच अदर, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा बेटा, सिस हो जाएगा। वहीं पे बेटा जब हमारे पास दो आइडेंटिकल लीगेंड, when two identical ligands are present on 180 डिग्री टू ईच अदर, क्या बेटा, एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पे होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, ट्रांस। क्लियर? तो वो हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या मस्ट कंडीशन है बेटा, दैट कॉम्प्लेक्स शुड नॉट हैव, क्या नहीं होना चाहिए, नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मैम अब हमें ये बता दो कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, तभी तो हम बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं बेटा अ प्लेन विच कट्स द मॉलिक्यूल into टू इक्वल हाफ्स। कोई ऐसा प्लेन, मतलब किसी भी तरीके से आप उस मॉलिक्यूल को कट करो कि वो दो बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसे हम कहते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर कोई भी प्लेन लग गया तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, उसमें कोई प्लेन नहीं लगना चाहिए। तो जनरली हम यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, जो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है, यानी कि हम किसी भी तरीके से उस मॉलिक्यूल को, उस कॉम्प्लेक्स को दो बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं। अब वन बाय वन हम सारे केसेस कंसीडर करते चलेंगे। तो यहां से सबसे पहले हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दिया है, तो वन बाय वन जीआई और ओआई को लेकर एक इमेज आपका क्लियर हो गया होगा। वन बाय वन हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीआई के बारे में। जीआई स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, सिस और ट्रांस देखना है, और कब सिस होगा कब ट्रांस होगा मैंने आपको अभी बताया। तो अगर मैं बात करूं बेटा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा,
तो उनमें बॉन्ड एंगल कितना हो सकता है, एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल हो सकता है। तो अगर उनमें एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल हो सकता है तो मैं बोल सकती हूं कि वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। क्या नहीं शो कर सकते, कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर सकते। ऑब्वियस है, एक ही बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होगा क्योंकि दो ही लिगेंड है। नेक्स्ट बेटा, अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि कभी भी कोई ऐसा प्लेन ना लगे जिससे वो दो बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लेकिन अगर दो ही लिगेंड है तो बीच में से काट सकते हैं, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करते। हालांकि ये मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस ही नहीं किए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, वहां पर भी ना तो हमें कोई ऐसा केस डिस्कस करना जो हमारे सिलेबस में है, जो कि जीआई शो करे और जो कि ओआई शो करे। लेकिन अगर हम बात करें बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। यहां पर हमने क्या पढ़ा हुआ है कि यहां पर दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। क्या एग्जिस्ट करते हैं बेटा, दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से, एक हमारे पास करता है दैट इज टेट्राहेड्रल, पढ़ा हुआ है बेटा, और टेट्राहेड्रल, और एक कॉम्प्लेक्स हमने इस चैप्टर में पढ़ा था जिसका नाम था क्या बेटा, जिसका नाम था दैट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है बेटा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब मैं बात करती हूं दोनों ही मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। कोई बताएगा बेटा, आप में से अगर हमारी लाइव क्लास चल रही होती तो मैं पहले आपसे ही पूछती, बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वहां पर बॉन्ड एंगल कितना होता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये अपना सेंट्रल मेटल एटम हो गया, एक लिगेंड ये हो गया, ये अरेंज है टेट्राहेड्रली। कैसे बेटा, टेट्राहेड्रली। इन सबका आपस में, देखना बच्चों ध्यान से, इन सबका आपस में बॉन्ड एंगल कितना है बेटा, 109.5 डिग्री। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, यानी कि एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल होता है। और अगर एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल होता है, जैसे कि ये लिगेंड, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये हो गया लिगेंड एक, ये हो गया दूसरा लिगेंड, ये हो गया तीसरा लिगेंड, और ये हो गया चौथा लिगेंड, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, एक ही टाइप के होते हैं बॉन्ड एंगल, एंड दैट इज 109.5 डिग्री। अब आप बताओ, अगर एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल है तो क्या मैं लिख सकती हूं कि ये कभी भी जीआई शो नहीं कर सकता, लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया दैट, क्या ये इंपॉर्टेंट नोट है, दैट टेट्राहेड्रल complexes never shows geometrical isomerism। तो अगर कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स दिख जाए, अगर कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए, पेपर में पूछा जाए कि बताओ इनमें से कौन जीआई शो करेगा, तो जिसकी ज्योमेट्री वीबीटी या सीएफटी के अकॉर्डिंग आपके पास टेट्राहेड्रल आ रही है वो कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट बेटा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो कैसा होता है भाई, ये रहा मेरा सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड 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 लिगेंड। अब इस केस में क्या होता है, जो हमारे पास ये होती है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, यहां पे जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो बॉन्ड एंगल्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है 90 डिग्री और एक होता है 180 डिग्री। होता है नहीं होता बेटा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की शेप कैसी होती है, ये सारे लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने डिग्री एंगल पे होते हैं बेटा, ये होते हैं सारे के सारे 90 डिग्री पे। तो ये मेरा हाथ है, ये क्या है, ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड 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 लिगेंड, सारे एक ही प्लेन में होते हैं। इस बात पे ध्यान देना, सारे एक ही प्लेन में होते हैं। अगर सारे एक ही प्लेन में होते हैं तो ये बात तो क्लियर है कि भाई दो टाइप के बॉन्ड एंगल है, और अगर कोई भी दो लिगेंड आपस में 90 डिग्री पे हैं तो वो सिस हो जाएगा, और अगर वो 180 डिग्री पे हैं तो वो ट्रांस हो जाएगा। लेकिन 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 क्या कभी भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? नेवर एवर। व्हाई? बिकॉज दीज लिगेंड्स आर इन द प्लेन।
कोई सा भी लिगेंड हो, बीच में से काटो, 2 बराबर में बढ़ जाएगा। जब तक कोई ऐसा लिगेंड ना लगा दिया जाए जो कि बल्कि मॉलिक्यूल हो और उसके पास 2 डोनर साइट हो, तब तक। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जितने भी केसेस है ना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। तो बेटा हमें यह आपको बताने की जरूरत है कि यहाँ पर कब ये सिस होगा, कभी ये ट्रांस होगा। बहुत ही इजी है भाई, ये तो शो कर सकता है। तो क्या शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो जब जब हमारे पास 2 लीगेंड आपस में 180 डिग्री पे होंगे तो वो हो जाएगा ट्रांस, और 2 लीगेंड आपस में 90 डिग्री पे होंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, सिस। बट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, दैट लीनियर यानी कि बताइए 2 होंगे, 180 डिग्री का एंगल होगा, सेम प्लेन में होंगे। लीनियर एंड प्लेनर यानी कि जो सेम प्लेन में होते हैं, लीनियर एंड प्लेनर मॉलिक्यूल्स नेवर shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। शो क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि सारे के सारे ऑन द प्लेन प्रेजेंट है, सारे के सारे ऑन द प्लेन प्रेजेंट हैं, उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के होने की वजह से ये कभी भी क्या नहीं शो करेंगे बेटा, ये कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इन जनरल नेवर शो दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट दोज केसेस जो मैंने आपको अभी बताया, जब तक हमारा लिगेंड कैसा ना हो बेटा, लिगेंड के पास कोई कायरल सेंटर ना हो। तो जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस never shows optical isomerism except when ligand have कायरल सेंटर। बेटा कायरल सेंटर के बारे में आपने ऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ा है। कायरल सेंटर क्या होता है बेटा, कोई ऐसा एटम जिसके साथ 4 एटम्स जो अटैच हैं वो चारों के चारों कैसे हैं, डिफरेंट है, तो वो हो जाता है कायरल सेंटर। फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया। क्लियर? अब यहां पर भले ही कोई से भी लिगेंड लगे हुए हैं, लेकिन यहां जो लिगेंड लगा हुआ है वो कैसा है, यहां पर NH लगा हुआ है और वो NH अटैच है कार्बन से जो आगे 3 ग्रुप से अटैच है। क्लियर? तो ये इसके पास कायरल सेंटर है। तो ये वाला जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके पास कायरल सेंटर है। तो ये तो आपने ऑर्गेनिक में भी बहुत अच्छी ट्रिक हुआ करती थी, वो हर मॉलिक्यूल जिसके पास कायरल सेंटर होता था वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता था। यार इसको बाहर निकालो, ये क्या आ गया अंदर, इतनी बड़ी मक्खी ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा, यहाँ पे जो हमको हेल्प करेंगी चीजें, जो एग्जाम्पल्स हैं। बच्चों ये मत सोचना मैम आप मक्खी से डर रहे हो, बहुत बड़ी मक्खी है वो। ठीक है, मक्खी है, पता नहीं मधुमक्खी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी GI शो नहीं कर सकते, इसको भगाइए। लेकिन अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो टेट्राहेड्रल complexes can show optical isomerism if all the 4 ligands are different। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, हम एक जनरल आपको स्ट्रक्चर्स बताएंगे, आप पहचान पाओ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, हम GI देखना सीखेंगे। सबसे पहली बात बेटा, मैं अगर लिख रही हूं, इस बात को समझ लेना, मैं अगर लिख रही हूं MABCD,
तो ये अगर सिंगल सिंगल लिखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सेंट्रल मेटल एटम है जिसके साथ 4 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। लेकिन अगर आपको कभी भी दिख जाए, ये यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 मोनोडेंटेट लिगेंड्स को। ये कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर मक्खी चली गई हो तो गेट बंद कर देना। अगर हम बात करें बेटा AA ट्वाइस, अगर मैं AA ट्वाइस यूज करूंगी तो वो वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेटा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। मैम ये क्या होते हैं, वही बताने के लिए आपको बताना था। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का मतलब है बेटा जो कि सिमेट्रिकल है, यानी कि बाइडेंटेट मतलब 2 डोनर साइट है और दोनों डोनर साइट सेम है। फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन डायमीन। क्या होता है बेटा इथाइलिन डायमीन, ये होता है इथाइलिन, आपको बनाना सिखाया था, और यहां पर 2 NH2 ग्रुप लग जाए तो ये हो गया डायमीन। अब इस केस में बेटा ये कैसा लीगेंड है, बाइडेंटेट। इसके पास 2 डोनर साइट हैं और दोनों की दोनों डोनर साइट सेम है, उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो जब जब मैं AA यूज कर रही हूं यानी कि वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। और अगर मैं यूज कर रही हूं वहां पे क्या, एक और एग्जांपल है बेटा ऑक्सलेट। ऑक्सलेट किसे बोल रहे थे हम, C2O4 - 2 को। क्या होता है बेटा C डबल बॉन्ड O O माइनस, C डबल बॉन्ड O O माइनस। यहां पर भी इस लिगेंड के पास 2 डोनर साइट है, एक ये वाली एक ये वाली, दोनों की दोनों कैसी हैं, सेम है। तो ये भी क्या हुआ, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। क्या नेक्स्ट देखेंगे बेटा, जब जब मैं AB यूज करूं ब्रैकेट में, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये है असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है मैम, बेटा असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब है तो बाइडेंटेट, लेकिन दोनों लिगेंड की जो डोनर साइट है, सॉरी है बाइडेंटेट, लेकिन दोनों की डोनर लिगेंड एक ही है, डोनर साइट डिफरेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिनेट, इनके लिए हम यूज करेंगे क्या, AB ब्रैकेट में। क्लियर, तो ग्लाइसिनेट क्या होता है बेटा CH2 COO माइनस एंड NH2। ये जो है ग्लाइसिनेट, इसके पास 2 डोनर साइट है, एक ये भी और एक ये भी, लेकिन दोनों कैसी हैं, डोनर साइट अलग अलग है। यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ये कैसा हुआ, असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो हम अभी क्या करेंगे, हम अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे। तो हम इन जनरल एग्जाम्पल याद कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे एग्जाम्पल थोड़ी ना लर्न करेंगे, अमोनिया के साथ भी, क्लोरीन के साथ भी, ब्रोमीन के साथ भी, EN के साथ भी, ग्लाइसिनेट, तो जनरल स्टैंडर्डाइज कर दिए हैं हमने एग्जाम्पल। तो जब जब मैं लिख रही हूँ ब्रैकेट में AB, तो ऐसा नहीं है, और भी असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। क्लियर, AB जब जब यूज किया जा रहा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स को, और अगर मैं यूज कर रही हूं AA तो समझ जाना, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे वो कैपिटल में मिलता है, कहीं कहीं स्मॉल में मिलता है, और अगर सारे सिंगल सिंगल प्रेजेंट है, अलग अलग है, दैट मीन्स ये 4 मोनोडेंटेट लिगेंड है जो कि डिफरेंट है। क्लियर, 4 डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड्स। क्लियर है भाई एकदम। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, हम बनाना शुरू करेंगे अब स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं। ये सारे के सारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो GI शो ही नहीं कर सकते, तो बच्चे कौन, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो क्या करो, बना बना के देखो, अगर एक भी पॉसिबल केस है कि हाँ वो GI शो कर सकता है तो राइट, नहीं कर सकता तो रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, MA4। मैम ये MA4 का मतलब क्या है, MA4 का मतलब है कि ये ऐसा लिगेंड है जहां पर ये सेंट्रल मेटल एटम है और 4 मोनोडेंटेट लिगेंड है, और वो चारों मोनोडेंटेट लिगेंड सेम है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, 4 मोनोडेंटेट लिगेंड है और चारों के चारों कैसे हैं, सेम है। फॉर एग्जाम्पल CO, फॉर एग्जाम्पल Ni, फॉर एग्जाम्पल CO NH3 होल ट्वाइस +2, 4 मोनोडेंटेट है और वो चारों के चारों लिगेंड सेम है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा,
ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। अब इनकी क्या कोई जीआई पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है भाई, सारे लिगेंड सेम है। तो सेम 180 पे भी होगा, सेम 90 पे भी होगा, तो सिस ट्रांस कैसे करेंगे? तो हम लिख सकते हैं दैट नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये कोई जीआई शो नहीं करेगा। एज इट इज बेटा, इसके भी बहुत एग्जाम्पल्स होंगे। ये एग्जाम्पल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 मोनोडेंटेट सेम है लेकिन एक मोनोडेंटेट डिफरेंट है। अब सोच समझ के जवाब दो कि ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। नहीं कर सकता यार। यहां पर MA3B 4 पोजीशन ही तो होती है स्क्वायर प्लेनर पे, ठीक है, ये 4 पोजीशन होती हैं। आपने बी को एक बार इधर रख दिया, बाकी 3 पोजीशन पे तो हमेशा ए रहेगा। तो ए के साथ 90 पे भी है, ए के साथ 180 पे भी है, तो ये भी कभी भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बना सकता। सिंपल। नेक्स्ट देखो MA2B2, क्या MA2B2 जीआई शो कर सकता है? बिल्कुल शो कर सकता है। कैसे? एक बार ए को ए के साथ हमने रखा 90 पे, 4 पोजीशंस होती है ना, और B2 था ना। अब चाहे ए के रिस्पेक्ट में देखो चाहे बी के रिस्पेक्ट में देखो, एक बार हमने क्या किया, इनको रख दिया 180 पे। तो देखो बेटा, जहां पर ये 180 पे प्रेजेंट है, जहां पर ये 90 डिग्री पे प्रेजेंट है सेम लिगेंड्स ए, वो कौन सा हो गया? सिस हो गया। और जहां पर ये ए कितने एंगल पे प्रेजेंट है? 180 डिग्री पे, तो ये क्या हो गया बेटा? ट्रांस हो गया। तो ये हो गए हमारे पास क्या? सिस और ट्रांस। क्लियर? तो बिल्कुल ये जीआई शो करेगा, ये शो नहीं करेगा, ये शो नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा MABCD, इनको बनाने का ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन MABCD ये जीआई शो नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? बना ये शो करेगा कैसे? बट यहां पर सिस ट्रांस नहीं होगा, यहां पर पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगे। कैसे बेटा? देखना ध्यान से, इसको बनाने का ट्रिक भी बता रही हूं। एक बार ए के साथ बी ट्रांस में लिया, एक बार ए के साथ सी ट्रांस में लिया, और एक बार ए के साथ डी ट्रांस में लिया, तो ये बन गए पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मैं यहाँ पर इसके तीनों जीआई भी बना रही हूँ साथ साथ, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल स्ट्रक्चर डिफरेंट बन सकती है तो क्या ही दिक्कत है। तो क्या करा हमने, एक बार ए के साथ बी लिया ट्रांस में, ए के साथ बी लिया ट्रांस में, तो बच क्या गया? सी डी, कहीं भी रख दो। ए के साथ एक बार सी ले लिया ट्रांस में, बचा क्या? बी डी, कहीं भी रख दो। एक बार ए के साथ डी लिया ट्रांस में, बचा क्या? BC, कहीं भी रख दो। अगर चौथा कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिख रहा है तो बताओ, बन ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं पोजीशन रिपीट होगी ही होगी। तो ये जो हमारे पास है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बनाकर भी दिखाया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। ध्यान रखना ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी कि 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रही हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंट है। क्लियर? इनमें से 2 सिस है और 1 ट्रांस है, किसी के भी रिस्पेक्ट में देख सकते हो, लेकिन इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। 2 सिस है, 1 ट्रांस है। क्लियर? तो हमने ट्रांस पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखा है। नेक्स्ट बात करते हैं MAA ट्वाइस। पहली बात हमें पता होना चाहिए कि ये AA ट्वाइस क्या है। AA का मतलब बता चुकी हूँ, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, यानी कि एक मेटल है जिसके साथ 2 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स के साथ 2 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं तो क्या ये जीआई शो कर सकता है? देखते हैं मैम। यहां पर हमने मेटल रखा, ध्यान ये रखना सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड को हमेशा आपस में 90 डिग्री पे रखना, ठीक है। तो हमने यहाँ शो किया A, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है AA, एक बार हमने यहां रख दिया A। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आप यहां रख दो, बट क्या इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कोई भी डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे भाई? यहां पर भी मेटल के साथ चारों लिगेंड जो बॉन्ड बना रहे हैं, डोनर साइड तो सेम है, और अगर डोनर साइड सेम है तो ये कोई जीआई शो नहीं कर सकता, तो ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। क्लियर? तो यहां पर ये शो कर रहा था, ये शो नहीं कर रहा।
नेक्स्ट देखो बेटा MAABC। AA क्या है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है तो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक बार BC को सिस में रख लो, एक बार BC को ट्रांस में रख लो। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इनको तो साथ में रखना ही पड़ेगा। ये आपस में जब तक हमेशा 90 पे रहेंगे तो ये कभी भी 180 पे आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। मान लो ड्रॉ करके देख लेते हैं। 4 पोजीशन है, ए को तो आपको 190 पे रखना ही है, तो यहां पर भी BC इधर ही जाएगा। आप मेटल आपने सोचा चलो इधर ए को रख देते हैं, तो BC तो फिर भी 90 पे है। तो अगर कोई पॉसिबल दूसरा अरेंजमेंट बन ही नहीं सकता तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कभी भी GI शो नहीं करेंगे। तो यहां पर भी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे बेटा MAA ट्वाइस BC, पहले ही लिखा हुआ है यहां पर, उसको हटा दिया जाए। क्लियर? तो अगर हम बात करें AAB2, एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है और एक हमारे पास क्या है बेटा, एक हमारे पास क्या है, दैट इज, देखना ध्यान से, एक हमारे पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है और एक हमारे पास दो मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। अब जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है उसे तो हमें रखना ही पड़ेगा, कहां पर, उसे तो हमें 90 डिग्री पे रखना ही पड़ेगा, और उसे जब हमें 90 डिग्री पे रखना ही पड़ेगा तो बाकी दोनों ऑलरेडी सेम है। बाकी दोनों अगर ऑलरेडी सेम है तो ये भी कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं कर सकते, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, हर बार B के साथ B 90 डिग्री पे होगा और B के साथ B 180 पे आ भी नहीं सकता, तो ये नहीं शो करेगा। MA2B2, MA2B2 तो हम बना चुके हैं। MA2B2 बिल्कुल GI शो करेगा, हमने ड्रॉ भी किया था, शोज GI। हमने एक बार क्या किया, A को A के साथ 90 डिग्री पे रखा, A को A के साथ 90 डिग्री पे रखा, और एक बार हमने A को A के साथ 180 डिग्री पे रखा। तो जहां पे 90 डिग्री पे रखा वो हो गया हमारा सिस, जहां पर 180 पे रखा वो हो गया हमारे पास ट्रांस। नेक्स्ट, हाँ, तो अब हम बात करते हैं बेटा, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले मोस्ट ऑफ द सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो ही नहीं करता, और जो दूसरा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो शो कर सकता है। जितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते थे हमने लगभग सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए बेटा, लगभग सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए। अब मैं आपके साथ एक दो और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये GI शो कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया यस MAB ट्वाइस। आप बना के देखो बेटा, आपको क्या लगता है कि ये GI शो करेगा या नहीं। ठीक है, आप बना के देखो, मैंने दिया यहाँ पर और भी जो पॉसिबल हो सकते थे। ठीक है, इसका बना के देखो ये शो करेगा या नहीं। क्लियर? तो अब हम ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं MAB ट्वाइस की। MAB ट्वाइस की अगर मैं बात करूं तो ये AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, और दोनों की जो बाइडेंटेट लिगेंड है डोनर साइट अलग है बस। ठीक है, तो ये GI कैसे शो कर सकता है, अब समझना ध्यान से बेटा। ये मेटल है, ठीक है, यहां पर A, यहां पर B, क्योंकि डोनर साइट अलग अलग है लेकिन है तो ये एक ही लिगेंड। तो यहां पर एक बार जो दोनों की सेम डोनर साइट है वो आपस में कैसे हैं, वो आपस में 90 डिग्री पे है, तो ये हो गया इसका सिस फॉर्म। और एक बार लिगेंड तो ये तो आपस में 90 डिग्री पे रहेगा ही रहेगा, एक बार हम क्या कर सकते हैं कि इनकी डोनर साइट को अलग अलग कर सकते हैं। अगर ये A है, इधर B कर दिया, इधर B, इधर A कर दिया, तो ये हमारा लिगेंड तो आपस में साथ में है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है, डोनर साइट का। तो दोनों की डोनर साइट तो अलग अलग रिप्रेजेंट हमने की, तो पॉसिबल अरेंजमेंट बना, तो ये शो कर सकते हैं। MA2BC, दो मोनोडेंटेट है, चारों मोनोडेंटेट है लेकिन दो मोनोडेंटेट लिगेंड सेम है। तो अभी जो मैं एग्जांपल्स दूंगी ना बेटा तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो यहां पर देखना बेटा, M, यहां पर एक बार A को A के साथ 90 पे रख लिया,
एक बार ए को ए के साथ 180 पे रख लिया, तो बाकी जो पोजीशंस बची वहां पर आपने बी सी को रख दिया। ठीक है, बाकी जो पोजीशंस बची वहां पर आपने बी सी को रख दिया। क्लियर है? ये हो गया आपके पास अरेंजमेंट। क्लियर? तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बेटा जितने भी एग्जाम्पल्स पॉसिबल थे वो मैंने आपको सारे दिए। अब चाहो तो बना बना के देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक ही तरह का कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चाहे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो, चाहे d2sp3 हो, हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पॉसिबल होता था। क्या स्ट्रक्चर होती थी बेटा? ये सेंट्रल मेटल एटम, इसके साथ 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं ऑन द प्लेन, एक है अबव द एक्सिस, एक है बिलो द एक्सिस। तो यहां पर मैंने लिगेंड्स को नंबरिंग कर दिया। लिगेंड्स को नंबरिंग क्यों की है? ताकि आपको पता चल सके कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और पॉसिबल सिस ट्रांस कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 6 पेन्स हैं, समझना ध्यान से बेटा। 4 हमारे पास ऑन द प्लेन होंगे। किस तरीके से बेटा? देखना ध्यान से। सेंट्रल मेटल एटम होता है, हाँ जी मैम होता है। सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 लिगेंड्स ऑन द प्लेन होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 लिगेंड्स ऑन द प्लेन होते हैं। एक होता है अबव द प्लेन, एक होता है बिलो द प्लेन। अब ये उसके जैसा दिख रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल तो नहीं बोलूंगी, उसके जैसा दिख रहा है। ठीक है बेटा, हाँ उसके जैसा तो दिख ही रहा है। अब इस कॉम्प्लेक्स को एक बार ध्यान से देखो बेटा। ठीक है, धीरज हेल्प करोगे थोड़ा? रुको। यार क्या हो रहा है? हर बार तो ऑक्टाहेड्रल समझाया है, तुमको डिस्टर्ब कर दिया धीरज है ना? पेन को यहाँ रखो। यस बेटा, ध्यान से देखना, एक बार थोड़ा ऊपर करना है स्ट्रक्चर को। हाँ, ये देखो बेटा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर ये 4, ये सेंट्रल मेटल एटम है मेरा हाथ, ये 1 2 3 4, ये 4 लिगेंड्स ऑन द प्लेन है। ठीक है, और ये अबव और ये बिलो द प्लेन है। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे 90 डिग्री पे कौन है, तो ये सारे इस ऊपर वाले इसके साथ 90 डिग्री पे है, नीचे वाले सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, और ऊपर से नीचे 180, और ये सारे अगर क्रॉस में देखो तो 180 पे है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया 3D में। अब हम बात करते हैं 2D में, ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि यहाँ पर सिस वाले कौन कौन हो सकते हैं और ट्रांस वाले कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ, मैं सेट ऑफ पेयर्स बोल रही हूँ। 1 2 के साथ सिस पे है, 1 3 के साथ सिस पे है, 1 3 के साथ, 1 5 के साथ सिस पे है, और 1 6 के साथ सिस पे है। ये फोर्थ इन चारों के साथ सिस पे है। बिल्कुल, अगर ये 2 सेम लिगेंड है तो मतलब सिस पोजीशन है। तो फोर्थ वाला जो है सेकंड के साथ सिस पे है, थर्ड के साथ सिस पे है, 5 के साथ सिस पे है, और 6 के साथ, यानी कि ये प्रेजेंट ऑन 90 डिग्री टू ईच अदर। 2 सेम लिगेंड्स व्हेन प्रेजेंट ऑन 90 डिग्री टू ईच अदर, तो दे रिप्रेजेंट्स सिस। तो ये जीआई तो शो करते हैं, ये सिस रिप्रेजेंटेशन को दिखा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोजिशन वालों की। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन आपस में कितना होता है बेटा? ट्रांसपोजिशन के लिए हमें पता है प्रेजेंट ऑन 180 डिग्री, कितना? 180 डिग्री टू ईच अदर। तो 180 पे कौन कौन है बेटा? 1 4 के साथ, 3 6 के साथ, 2 5 के साथ। तो अगर इस तरीके का कोई अरेंजमेंट आ जाए, बैटरी का ध्यान रखना यार, इस तरीके का कोई अरेंजमेंट आ जाए, तब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ट्रांस है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिस को। ठीक है, अब हमें यहां पर भी बस यही देखना है कि क्या कोई पॉसिबल अरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर 2 सेम लिगेंड 90 डिग्री पे है तो सिस, और उन 2 सेम को 180 पे भी ला सकते हो तो ट्रांस। अगर 2 को आप 90 180 दोनों पे अरेंज कर सकते हो तो बिल्कुल आप वहां पे सिस और ट्रांस रिप्रेजेंटेशन को बता सकते हो। ठीक है, देखो ध्यान से, पहला कॉम्प्लेक्स दिया हमें MA6, ध्यान से देखना बेटा, MA6
6 मोनोडेंटेट लिगेंड हैं और 6 के 6 सेम हैं, ठीक है। 6 आइडेंटिकल मोनोडेंटेट लिगेंड है। अगर 6 आइडेंटिकल मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं तो आप क्या पॉसिबल अरेंजमेंट बना सकते हो? कोई पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं बना सकते, एक ही स्ट्रक्चर बनेगी। तो हम लिख सकते हैं नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट बेटा, MA5B, 5 आइडेंटिकल, इसका मतलब मैं समझा रही हूं, ठीक है। 5 आइडेंटिकल मोनोडेंटेट है, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। 5 आइडेंटिकल मोनोडेंटेट है एंड 1 डिफरेंट मोनोडेंटेट है, डिफरेंट मोनोडेंटेट है। तो अब इस केस में भी बेटा एक ही तो है ना, 2 भी होते तो अलग अलग पोजीशन पे रिप्रेजेंट कर देते। ये भी कोई GI शो नहीं करेगा। क्लियर? बात करते हैं MA4B2 की। तो यहां पर 2 मोनोडेंटेट सेम है, 4 मोनोडेंटेट सेम है। तो क्या MA4B2 GI शो कर सकता है? अगर देखना है तो बिल्कुल कर सकता है बेटा, शोज GI, क्योंकि ये जो 2 सेम है ना, इनको हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, एक बार 180 पे, एक बार 90 पे। तो हमारे पास क्या थी, 6 पोजीशंस थी। क्लियर? हमारे पास 6 पोजीशंस थी। एक बार हमने क्या किया, एक बार उन्हें हमने रखा कहां पर, 180 पे, और एक बार हमने उन्हें रखा 90 पे। तो सबसे पहले इनको रख देते हैं, ये B, ये B, ये 90 डिग्री पे था, और यहाँ पे रखा B और यहाँ रखा B, ये 180 पे हो गया। तो ये हो गया हमारा सिस, ये हो गया हमारा ट्रांस, ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता है। क्लियर? अब इस केस में बाकी लिगेंड्स को रिप्रेजेंट कर दो। अब बेटा इन मॉलिक्यूल्स में लगाकर देखो, क्या कोई प्लेन लग रहा है जो इन्हें 2 बराबर हिस्सों में बांट दे? क्लियर? तो इन दोनों में रिपीट कर रही हूं, क्या कोई ऐसा प्लेन लग रहा है कि इस मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में काटा जा सके? अगर लग रहा है मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले मैंने ये वाला कॉम्प्लेक्स देखा। तो यहां पर अगर इस मॉलिक्यूल को मैं किस तरह से काटूं कि ये 2 बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सिंपल है भाई। यहां से अगर इसको इस तरीके से काटा जाए, किस तरीके से बेटा, नहीं समझ आएगा, ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूं तो ये बिल्कुल 2 बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आप अज्यूम कर लेना बेटा एक लिगेंड नीचे भी प्रेजेंट है। यस बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये 4 प्लेन में है और ये, ठीक है। तो अब इस केस में ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ये तो क्लियर दिख रहा है यार, इसको हम बीच में से काट देंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बात करते हैं मैम इसकी, ठीक है। तो सब जगह तो सेम लिगेंड है। अगर बेटा हम इसे इस तरीके से काटें तो ये बिल्कुल कट सकता है। देखना बेटा किस तरीके से, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारा, नीचे एक पेन अज्यूम करके चलना है बेटा। ये ऊपर क्या प्रेजेंट है, बी लिगेंड, इधर प्रेजेंट है बी लिगेंड, और इधर नीचे बाकी सब जगह ए है, ठीक है। अगर मैं बेटा इधर से इसे कट करूं, इधर से, तो इधर आधा बी आधा बी, आधा बी आधा बी, बाकी सब जगह ए ए ए, आधे आधे। तो मतलब हमने कोई ऐसा प्लेन लगा दिया कि वो 2 बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट मीन्स कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो दोनों के दोनों कैसे हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या दिया, MA3B3। इसके एग्जाम्पल भी हम बना के देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। MA3B3 की अगर हम बात करें तो MA3B3 ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग नाम बनते हैं, जिन्हें एक को हम कहते हैं फेशियल, एक को हम कहते हैं मैरिडोनियल। क्लियर? MA3B3 टाइप के। तो ये बिल्कुल ये GI शो करते हैं, दे शोज GI बट नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रूफ करके दिखाते हैं तब मान जाएंगे आप।
नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस कॉम्प्लेक्स को मैं बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। तो Ma2B2C2 को हम अगले पेज के लिए रख लें, ठीक है। ठीक है मैम, इसको आप अगले पेज के लिए रख लो, फिलहाल हम इसको कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं बेटा इसकी। तो यहां पर क्या करना है हमें, अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रखना है कि हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट आ जाए। तो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूं। जब सारे हमारे पास ए सेम प्लेन में होंगे वो हो जाएगा फेशियल, और दूसरा जब एक दो सेम प्लेन में होंगे एक अपोजिट प्लेन में होगा वो हो जाएगा मैरिडोनियल। है सारे के सारे मोनोडेंटिक लिगेंड। तो एक बार हमें एक को 180 पे रखना है, एक को एक बार किस पे रखना है बेटा, 90 डिग्री पे। तो पहला अरेंजमेंट ध्यान से देखना बेटा, 2 ऑन द प्लेन, 1 अबव और बिलो द प्लेन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हमारा मेटल रहा। ये हमारे पास भाई 6 पोजीशंस थी, क्लियर। तो हमने 2 को तो रख दिया ऑन द प्लेन, और एक रख दो या तो अबव या बिलो द प्लेन। तो हमने रख दिया मान लो अबव द प्लेन, क्लियर, अबव द प्लेन रख दिया। और उसमें क्या करना है, सबको सेम प्लेन में रखना है मैरिडोनियल के लिए। ये मेटल है, ये पहचानने का तरीका बता रही हूं मैं, ठीक है बेटा। ये हमने रखा ए ए ए, बाकी सब जगह अब बचा हुआ बी बी एंड बी। अब ये जो हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर्स आई हैं, ये दोनों की दोनों को एक बार ध्यान से देखो बेटा। इसे हम क्या कहते हैं, जहां पर सारे ए सेम प्लेन में होते हैं इसे हम कहते हैं बेटा, जहां पे 2 ऑन द प्लेन होते हैं इसे कहते हैं फेशियल, और इसे एक और कहते हैं फैक आइसोमर। और जहां पर 3 ए सेम प्लेन में है, यानी कि 3 मोनोडेंटिक लिगेंड सेम प्लेन में है, इसे कहते हैं मैरिडोनियल। और इसे हम और क्या कहते हैं बेटा, मर आइसोमर। क्यों, अब इसको पहचानने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। दोनों की और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर भी नहीं है यहां पर। इसको पहचानने का तरीका क्या है बेटा, 2 आइडेंटिकल लिगेंड्स, 2 आइडेंटिकल लिगेंड्स present on the plane, और 1 एक और आइडेंटिकल जो है above और below the plane। और मेरिडोनियल को पहचानने का तरीका है बेटा, that 3 आइडेंटिकल ligands आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, वो सेम प्लेन में प्रेजेंट है, क्लियर। अब देखो बेटा यहां पे ध्यान से, ये जो 3 ए है इसने एक फैक आइसोमर बनाया है। यहां पर ये एक फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसे बेटा, एक फेस को। और ये हमारे पास मैरिडोनियल है इसका और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ये 2 पॉसिबल आइसोमर होते हैं Ma3B3 में, जब 2 सेम प्लेन में हो और एक अबव या बिलो दो हो उसे कहते हैं फेशियल। और जब हमारे पास 3 कैसे हो बेटा, हमारे पास एक, इसके रिस्पेक्ट में हमने नहीं देखा, 2 सेम प्लेन में हो, क्लियर, तीनों सेम प्लेन में हो तो उसे हम कहते हैं मैरिडोनियल। अब मैं अगर दोनों की ही बात करूं बेटा, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। पता है क्यों, क्योंकि दोनों में एक ऐसा प्लेन लग रहा है जो इन्हें 2 इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये तो मैंने डायरेक्टली बता ही दिया, फिर भी मैं आपको प्रूफ करने के लिए ड्रॉ करके बताऊंगी। बिल्कुल, ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते समझना ध्यान से, कैसे ड्रॉ करके तो हम दिखाई देंगे। यहां पर मान लो कि A जो है वो हमारा NO2 है और B हमारा अमोनिया है, क्लियर। आप ड्रॉ कर सकते हो आप खुद से स्ट्रक्चर्स को, क्लियर। मैम इसका प्रूफ करके बताओ कि ये कैसे हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। कौन सा प्लेन ऐसा लग रहा है जो इसे 2 बराबर भाग में काट दे। बिल्कुल बेटा बताते हैं, समझना ध्यान से। इसका तो क्लियर दिख रहा है भाई, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसका तो क्लियर दिख रहा है कि बीच में से काट दो। कैसे, समझना बेटा ध्यान से। ये हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है,
एक पेन नीचे है, मानकर चलना, ठीक है। अब इस केस में मेरिडोनियल की बात करते हैं तो यहां पर और यहां पर सेम लिगेंड है, पीछे वाला लिगेंड अलग है, एक ऊपर सेम है नीचे सेम है, यही तो है बेटा मेरिडोनियल। बिल्कुल मैम। अब इस केस में अगर इस वाली स्ट्रक्चर को मैं कहां से काटूं बेटा, बीच में से, अगर मैं इन्हें बीच में से काटूं तो ये आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, ऊपर भी बी नीचे भी बी, तो इसको बीच में से काटो तो ये दो बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि प्लेन लग रहा है। इसका प्रूफ करके बताओ मैम। अब बताते बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। हाँ जी ठीक है भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये। इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि यहां ए है, यहां ए है, यहां ए है, क्योंकि दो 90 डिग्री पे है, एक अबव हो सकता है एक बिलो हो सकता है। अगर हम इसे इस तरीके से काटें, किसी पर्सन को यहां से बीच में से काट रहे हैं, तो क्या हो रहा है भाई, ऊपर का ए आधा इधर आधा इधर, नीचे का बी आधा उधर आधा इधर, इधर ए आधा आधा, इधर भी आधा आधा। तो इसको ऐसे काटा हमने, कैसे काटा बेटा, ऐसे, इस तरीके से, बीच में से नहीं, ऐसे काटा है बेटा, देखो इसको इस तरीके से, तो क्या हुआ, आधा इधर आधा इधर, इधर ए इधर भी, तो इस तरीके से इसमें भी प्लेन लग रहा है, इसमें भी प्लेन लग रहा है, तो ये कैसा हो गया बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एम ए बी सी डी ई एफ। इसके बेटा मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। आप बना के देखना पॉसिबल अरेंजमेंट्स, मैं ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। यहां पर भी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसका और ड्रॉ करके बता देती हूँ। फिर मैं आपको बेटा एक टेबल दूंगी, इस टेबल में जितने भी जिसके जीआई बन सकते हैं, जितने भी जिसके ओआई बन सकते हैं, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है तो ऑप्टिकल आइसोमर होगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रही है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। इससे बाहर कोई एग्जाम्पल आपके पेपर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में और कुछ नहीं आएगा। ये आपको ड्रॉ कर करके देखने हैं, जरूरी नहीं है ड्रॉ करना, नंबर भी याद हो जाए चलेगा, बट जो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने ड्रॉ करके बता दिए हैं, और जो और है उन्हें और हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो किसके कितने जीआई कितने ओआई, टोटल आइसोमर्स आप निकाल सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। तो जीआई के लिए ओआई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ओआई के लिए बस इतना देखना है कोई प्लेन तो नहीं लग रहा, और जीआई के लिए क्या देखना है, सेम 90 डिग्री सेम 180 डिग्री, तो सेम 90 डिग्री पे तो सिस, और अगर सेम 180 डिग्री पे तो ट्रांस। अब इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको बनाना सिखा देती हूँ। क्या है बेटा, एम ए बी सी डी ई एफ, कैसे बनाते बेटा, देखो एक बार ए के साथ बी को ले लो, तो एक बार ए के साथ बी ट्रांस में लिया तो इसके 3 पॉसिबल केस बनेंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर मुझे पोजीशंस देनी है तो 6 पोजीशन है, मतलब मुझे 3 पेयर्स चाहिए, ठीक है। तो एक बार ए के साथ बी, एक के साथ बी, एक के साथ बी, फिर देखो बचा क्या, बी सी बी डी बी सी बी डी बी ई, यानी कि अब आप क्या बनाओगे बेटा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। कैसे बनाओगे, रिपीट कर रही हूं, फिर से सुनना ध्यान से। एक बार ए के साथ बी ट्रांस में ले लिया तो इससे सिर्फ 3 कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं जहां पे ए बी के साथ ट्रांस में हो, और कोई पोजीशन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अब ए और बी को भूल जाओ, तो फिर सी डी सी ई सी एफ, सी डी सी ई सी एफ। जब सी के साथ डी था तो बचा क्या, ई एफ। जब सी के साथ ई था तो बचा क्या, डी एफ। जब सी के साथ एफ था तो बचा क्या, डी ई। मैम ये आप क्या कर रहे हो बेटा, मैं इस कॉम्प्लेक्स के जहां पे एक मेटल है और 6 मोनोडेंटेट डिफरेंट लिगेंड्स हैं उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना सिखा रही हूं। जीआई तो ये बिल्कुल शो करेगा, लेकिन टोटल 15 कैसे करता है वो मैं प्रूफ करके दिखा रही हूं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वहां पर 6 पोजीशन होती हैं। अगर 6 पोजीशन होती हैं तो 3 पेयर्स अगर बन जाए ट्रांस के लिए तो हम पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते। तो मैंने बोला क्या
कि कहीं पे भी अगर दो केस रिपीट हो जाए ना, उस कॉम्प्लेक्स को बाहर निकाल देना जीआई से, वो जीआई पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। एक पोजीशन कॉमन हो सकती है, ठीक है। तो अब यहां पर ये बन गया हमारे पास 3 पेयर, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना लिया हमने। तो एक बार ए के साथ बी को लिया था, अब ए के साथ सी ले लो ट्रांस में, तो क्या पॉसिबल पेयर बनेगा बेटा, ए सी ए सी ए सी। अब ए और सी को भूल जाओ, फिर बी डी बी ई बी एफ, बी डी बी ई बी एफ। जब ए सी तो भूल ही गए थे, जब बी डी था तो बचा क्या, तो ए बी सी डी ई एफ। क्या बचा बेटा, यहां पर हमारे पास बचा ई एफ। क्लियर। फिर ए के साथ सी तो हम भूल ही गए, जब बी के साथ ई था, बी के साथ ई था तो बचा क्या, डी एफ। जब ए और सी को तो भूल ही जाओ, जब बी एफ था तो बचा क्या, सी हो गया, बी हो गया, डी ई। ये 3 पेयर और बन गए। तो ए के साथ बी हो गया, ए के साथ सी हो गया, अब एडी 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 3 पेयर ये बन जाएंगे, एडी एडी। ये मैं ट्रिक सिखा रही हूं, बनाने को कभी नहीं आएगा, सीधा पूछेगा कितना आइसोमर पॉसिबल है, तो सीधे मैंने लिखवा ही दिया है, बट मैं प्रूफ करके दिखा रही हूं कैसे बन रहे हैं। एडी ले लिया, फिर बी सी बी ई बी एफ लिख दो, बी सी बी ई बी एफ। अब जो बच गया ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। ये और बन गए, ए के साथ डी भी हो गया, अब क्या बचा, ए के साथ ई, ए के साथ डी हो गया, अब बचा ए के साथ ई। तो ए ई ट्रांस में ले लिया, बाकी ट्रांसपोजिशन क्या बनेंगी, ए के साथ ई तो अब इन्हें भूल जाओ, बी सी बी डी बी एफ, बी सी बी डी बी एफ। तो ए के साथ जब सी था, बी सी हो गया था, तो लास्ट पेयर कौन सा बचा, डी एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। ये 3 पेयर और बन गए। क्लियर। ए के साथ एफ रह गया बस ट्रांस में, ए एफ ए एफ ए एफ। क्लियर। ए के साथ जब एफ था तो बी सी बी डी, बी सी बी डी बी ई, बी सी बी डी बी ई। तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। मैम ये क्या कर दिया आपने, मुझे पता था कंफ्यूजन आएगा, पर घबराना नहीं है बेटा। मैंने जो यहाँ से समझाना शुरू किया था ना, जब ये पेज खोला था, वो वापस सुनना समझना, तब समझ में आएगा ये क्या किया। अब मैं आपको ये टोटल 15 है ना, सिर्फ एक बना के दिखा रही हूँ कि इनको बनाना कैसे है। मान लो ये ए बी सी डी ई एफ था, तो एम 6 पोजीशन होती है ना बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 6 पोजीशन के लिए 3 पेयर बता दिए, ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी सी डी ई एफ, ऐसे आपको टोटल 15 आइसोमर बनाने हैं। और 15 के 15 ऑप्टिकली कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो टोटल OI कितने हो जाते हैं, 15 एनेंशियोमर हो जाते हैं, टोटल आइसोमर 30 हो जाते हैं। ठीक है। तो ये मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया है, जिससे मैं इनकी स्ट्रक्चर को बना सकती हूँ डिफरेंट, लेकिन आपको स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आएगा, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना आएगा। तो वो आप इस तरीके से देख लेना, ठीक है बेटा। बाकी मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस आपको इसी तरीके से बनाने के लिए दे रही हूँ बेटा होमवर्क में। आपको इनके जितने GI OI लगते हैं वो आपको ड्रॉ करने हैं। कल मैं क्लास में डिस्कस करूंगी इन्हें, कल हमारा लाइव सेशन होगा PYQ। क्लियर बेटा। तो अच्छे से रिवाइज करना, पहले क्या बताया, उसके बाद ये 3 होमवर्क कल आज हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वाला पोर्शन में मैंने आपको इन टेबल्स के बारे में बता दिया है, यहां पर किसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। ये सारे वही एग्जांपल्स जो अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। क्लियर। कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो सब हमने यहाँ लिख दिए हैं। आप चाहो तो ड्रॉ कर करके देखना, जिसमें डाउट आए वो लिखना, कल हम क्लास में उन्हें ड्रॉ करके बता देंगे। इससे ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। कल की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सारे PYQs। मोस्ट प्रोबेबली सुबह ही टाइम रहेगा अपना जो रहता है बेटा लाइव सेशन का। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड। क्लियर। पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना बेटा,
कल पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना, क्योंकि कल मैं आपका पीवाईक्यू सेशन ले रही हूँ। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये चैप्टर, और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आएंगे, लेकिन आप चैप्टर रिवाइज करके आओगे तो पीवाईक्यू करने में मजा आएगा बेटा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू।